सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जो कि हमारा थर्ड स्टेप से। ओके, ऑलरेडी बच्चा लोग हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेप में देखा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन रेट। ओके, अब ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, थर्ड स्टेप में क्यों आया, ऑलरेडी इसको देखने के लिए बच्चा लोग आप हमारे फर्स्ट लेक्चर देखना। ओके, आप जैसे ही फर्स्ट लेक्चर देखोगे वहाँ पे आपको क्लिक हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन रेट क्यों हम निकालते थर्ड स्टेप में, समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कंपनी जो गुड्स बनाती है, जैसे कि प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट में ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लिखे उसके लिए हमें 4 स्टेप है। सबसे पहला हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ता है। देन उसके बाद हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि सपोज हम मार्कर बना रहे हैं या पेन बना रहे हैं, इस पेन के अंदर ओवरहेड्स कितना लिखना है। समझ में आया क्या। अभी जो ओवरहेड्स का खर्चा होता है बच्चा लोग, जैसे कि अगर फैक्ट्री का रेंट, ओके, फैक्ट्री रेंट वो तो पूरी फैक्ट्री का है ना रेंट। और फैक्ट्री का रेंट अगर 1 लाख रुपया है तो बताइए एक मार्कर को बनाने के लिए ओवरहेड्स कितना लग रहा है, रेंट कितना लग रहा है एक मार्कर को बनाने के लिए, ये बता नहीं सकते। समझ में आया। बताइए एक मार्कर को बनाने के लिए रेंट कितना लगता है, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए कि एक पेन को बनाने के लिए रेंट की क्या कॉस्ट आ रही है, ओके, रेंट की क्या कॉस्ट आ रही है, जो रेंट है वो हमारे लिए ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स की कॉस्ट इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी आ रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 स्टेप हैं। सबसे पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जाके एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे हमें एब्जॉर्प्शन रेट पता चल जाता है तब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी ओवरहेड की रेट क्या चार्ज करें हम। समझ में आया। तो देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, वन द स्टेप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैरिड आउट what we get the total indirect cost of the production department, right। जैसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करते हैं, ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट या 3 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, उनके खर्चों को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है। क्यों? सर्विस डिपार्टमेंट के सारे कॉस्ट को हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसे ये इसीलिए बोला गया है कि ये जो कॉस्ट होती है, ओके, प्राइमरी फिर हम सेकेंडरी करते हैं, तो इसीलिए बोला गया है वंस द स्टेप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैरिड आउट व्हाट वी गेट, हमें टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलता है, किसका मिलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, अब टू असाइन दिस टोटल, ओके, ये हमें क्या करना है, जो टोटल आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, इसको असाइन करना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट यूनिट में। इंडिविजुअल प्रोडक्ट यूनिट में मतलब क्या, कि अगर सपोज आप 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हो, क्या बनाते हो, 3 तरह के प्रोडक्ट, तो एक डिपार्टमेंट, ओके, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सी। यहां पे हम लोग 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट एस। पी क्यू एस बना रहे हैं, आर नहीं ले रहा हूं, एस बनाते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है सपोज वो 10,000 है, प्रोडक्ट पी हम 100 यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्ट क्यू हम लोग 200 यूनिट बनाते हैं, और ये हम 700 यूनिट बनाते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, बोल रहा है, क्या बोला है, हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता चल गई, ये ओवरहेड्स का है 10,000। कितना है बच्चा लोग, 10,000। अब बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या है, असाइन दिस टोटल, ये टोटल को हम असाइन करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट में। इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब पी में कितना खर्चा आएगा, क्यू में कितना आएगा, एस में कितना आएगा, इसी लिखा है प्रोडक्ट यूनिट या फिर कॉस्ट यूनिट। प्रोडक्ट यूनिट मतलब ये प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट एस, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। और ये जो है प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में आपको फर्क समझ में आया क्या? ओके, ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट सेंटर है, बट प्रोडक्ट पी जो हम बना रहे हैं ये हमारे लिए कॉस्ट यूनिट है। बोल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ये टोटल कॉस्ट आई है इनडायरेक्ट कॉस्ट,
इस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यही हमारा थर्ड स्टेप है कि यहाँ पे कितना लिखें, यहाँ पे कितना लिखें, यहाँ पे कितना लिखें। समझ में आया क्या बच्चा लोग? ओके, तो देखिए अब बताइए 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, कितने रुपए का खर्चा हुआ है? 10,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड्स का। बोल रहा है आप यहाँ पे 700 यूनिट बनाते हो, यहाँ पे 200 यूनिट, यहाँ पे 100, तो टोटल मिला के आप कितना यूनिट बनाते हो? सर 1000 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चा लोग 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है 1000 यूनिट को बनाने के लिए। तो बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए कितना हो रहा है? सर एक यूनिट को बनाने के लिए आपका 10 रुपये आ रहा है, मतलब 10 रुपया पर यूनिट। 10 रुपीज़ बच्चा लोग कितना है? 10 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपया। तो बताइए प्रोडक्ट पी में हम कितना बना रहे हैं? सर 100 यूनिट। तो एक यूनिट के हिसाब से इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज़ की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी ओवरहेड्स की। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा सर? 2000। यहाँ पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो जाएगा सर? 7000। क्या ये बात सबको समझा? तो देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है जो 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा है कि ये जो कॉस्ट यूनिट है आपकी प्रोडक्ट यूनिट, इसमें हम कितना चार्ज करें। तो ये 10 रुपये कहाँ से आया? इसी को बोलते हैं, ये 10 रुपये को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। इसी 10 रुपये को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। वही हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। समझ में आया क्या बच्चा लोग? ऐसे फिर ऐसे करके हमें पता चलेगा पी में कितना, क्यू में कितना और एस में कितना। इसीलिए यहाँ पे बोला है नेक्स्ट स्टेप असाइन करेंगे ये जो टोटल है 10,000 का टोटल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में असाइन करेंगे। वो कैसे असाइन करेंगे मैंने अभी बताया। देखिए 1000 रुपये प्रोडक्ट पी में आएगा ओवरहेड्स का खर्चा, प्रोडक्ट क्यू में 2000 रुपये का खर्चा आएगा और प्रोडक्ट एस में 7000 रुपये का खर्चा आएगा। बट हम चेक करेंगे टोटल हमने ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में 10,000 का। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में हमने टोटल यूनिट कितना बनाया है? सर 1000 यूनिट बनाया है। तो एक यूनिट का रेट पता चल गया। बांट दीजिए, प्रोडक्ट पी में आपने कितना यूनिट बनाया, प्रोडक्ट क्यू में कितना बनाया, प्रोडक्ट एस में कितना बनाया। एक का यूनिट का रेट पता चल गया, 10 रुपये मल्टीप्लाई कीजिए आ गया। सो गाइज यही हमें 1000, 2000 और 7000, ये हमारा चौथा स्टेप है। थर्ड स्टेप ये है एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का और ये हमारा फोर्थ स्टेप है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? ये हमने बहुत डिटेल में बताया बच्चा लोग आप लोगों को। चलिए आगे बोल रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिकवरी रेट, ओवरहेड रेट या फिर प्री डिटरमाइंड रेट। समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। आगे बोल रहा है एब्जॉर्प्शन मीन्स, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड्स। हम भाई सही है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या है? ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करना। कहाँ पे? इन कॉस्ट अकाउंट्स। और किस में रिकॉर्ड करना है? एस्टिमेटेड बेसिस पे। सर एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड करना है क्या? एक्चुअल बेसिस पे? एस्टिमेटेड बेसिस पे बच्चा, विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ओके सर, हम लोग ये जो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट पे कैलकुलेट करते हैं क्या? हाँ बच्चा, आपको प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट पे ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अगर चाहिए तो आप एक्चुअल रेट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मोस्टली जितनी भी कंपनीज होती है ना बच्चा लोग, वो हमेशा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट पे ही कैलकुलेट करती है। बट ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट? वो बोला है विच इज़ कंप्यूटेड एट नॉर्मल या फिर एवरेज या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से ये प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट किया जाता है। सर ये प्री डिटरमाइंड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलो कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए आज सपोज 1 अगस्त है, ध्यान से सुनना। अब आज क्या है, कितना तारीख है? 1 अगस्त है। ये बात सबको समझ में आ गया? आज कितना तारीख है बच्चा लोग? 1 अगस्त है। अभी ध्यान से सुनना। अब मुझे मार्कर बनाना है। मुझे मार्कर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है बताइए? सर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगते हैं, 3 चीज़ों की तो ज़रूरत ही है। तो देखिए मुझे मटेरियल जो है मैं बता रहा हूँ, सपोज 5 रुपये लगता है बनाने के लिए एक मार्कर को। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मुझे पता है 3 रुपये लेगा। अब ओवरहेड का कॉस्ट कितना लिखूँ, ये कितना लिखूँ ताकि मेरे लिए टोटल कॉस्ट मुझे पता चल जाए और उसके अंदर मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करके उसे मार्केट में सेल कर दूँ। समझ में आया? ये ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना लिखूं, समझ में आया? अब मुझे बताइए, जब भी हम लोग पेन या फिर मार्कर बनाते हैं तो हमें पता है कि इसको बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगेगा और इसको बनाने के लिए लेबर कितना चार्ज करेगा, बट इसके ऊपर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा वो नहीं बता सकते। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो नहीं बता सकते। तो देखिए एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ओवरहेड्स का रेट कितना लिखूँ। देखिए अब ओवरहेड्स का रेट कब मुझे पता चलेगा?
सर आप अगर मंथली बेसिस पे बनाते रहोगे तो महीने के लास्ट डेट को पता चलेगा कि आपका ओवरहेड्स का रेट कितना आ रहा है, ओवरहेड्स कितना आ रहा है ना। अब बताइए, रेंट जो लगता है, रेंट जो आता है वो मंथली बेसिस पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है वो मंथली बेसिस पे आता है, ओके। सुपरवाइजर जो अपना सैलरी लेता है वो मंथली बेसिस पे लेता है, राइट। तो जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे तो मंथली बेसिस हो रहे और ये सारे के सारे ओवरहेड्स हैं। तो बताइए, अब अगर मुझे ओवरहेड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे 31 अगस्त तक रुकना पड़ेगा, 31 अगस्त तक रुकना पड़ेगा। अगर मैं 1 अगस्त से अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे मटेरियल की कॉस्ट पता रहेगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पता रहेगी, मगर ओवरहेड्स का खर्चा नहीं बता पाऊंगा। ओवरहेड्स का खर्चा बता पाऊंगा क्या? वो ओवरहेड्स का खर्चा मुझे 31 अगस्त को ही पता चलेगा कि कितना हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, सपोज 5 अगस्त को, 5 अगस्त को एक कस्टमर मेरे पास आता है और उसको 1000 पेन की जरूरत है। कितना? 1000 पेन की जरूरत है 5 अगस्त को। अब बताइए क्या करूं? तो मैं उसको बोलूंगा देखो भैया, मैं मटेरियल का 5 रुपये एक पेन के हिसाब से ले लूंगा। मटेरियल एक पेन को बनाने के लिए 5 रुपये लगता है, वैसे 1000 पेन को बनाने के लिए कितना लगेगा भैया? 5000 रुपये। ये तो मेरे को पता चल गया। लेबर जो है एक पेन को बनाने के लिए 3 रुपये लगता है, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 1000 के लिए कितना हो जाएगी? 3000 रुपये। तो टोटल 8000 रुपये का खर्चा मुझे पता चल गया कि 1000 पेन के ऊपर है। बट ओवरहेड कितना चार्ज करूँ 5 अगस्त तक? 5 अगस्त तक ओवरहेड कितना चार्ज करूँ? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, सर अभी भी तो महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 5 ही दिन हुए, तो ओवरहेड कैसे निकालोगे ये ओवरहेड का खर्चा? समझ में आया? तो इस ओवरहेड्स के खर्चों को निकालने के लिए हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्री डिटरमाइंड। क्यों? अब ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आता कैसे? सर हम देख लेते हैं, नॉर्मल या फिर एवरेज या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना। अब मुझे पता है आज 1 अगस्त है, तो मैं आज ही अंदाजा लगाऊंगा कि अगस्त महीने में हमारा टोटल ओवरहेड्स कितना आएगा। आज के दिन बैठ के मैं पूरे अगस्त महीने का देखूंगा। तो अगस्त महीने का सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ओवरहेड्स का खर्चा जो है अगस्त महीने में आएगा सपोज 5 लाख रुपया। कितना आएगा? 5 लाख रुपीज़। आज 1 अगस्त है, बट मैं पूरे अगस्त महीने का ओवरहेड्स अंदाजा लगा रहा हूँ, समझ में? एस्टिमेट। और मैंने ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी कंपनी नॉर्मल, नॉर्मल लिख रहा है यहाँ पे, नॉर्मल वर्ड लिखा है, नॉर्मल एक महीने में, ओके, एक महीने में 1 लाख पेन तो बना ही लेती है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, तो 5 लाख रुपए का जो खर्चा आ रहा है एक महीने का, वो 1 लाख पेन के लिए आ रहा है, तो ओवरहेड्स का। तो बताइए एक पेन के लिए ओवरहेड्स का खर्चा कितना? सर 5 रुपया पर पेन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा एक पेन को बनाने के लिए? सर 5 रुपया पर पेन। तो टोटल बताइए। तो देखिए ये जो 5 रुपया आ रहा है पर पेन, ये ओवरहेड्स हमने क्या किया बताइए? ये पहले ही 1 अगस्त को ही हमने डिसाइड कर लिया कि ओवरहेड्स हम कितना चार्ज करेंगे? 5 रुपया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 रुपया, 1 अगस्त को ही बता दिया। अब बताइए 5 अगस्त को जो बंदा आ रहा है, क्या मैं उसको पेन बेच सकता हूँ? हाँ सर, अब आराम से बेच सकते हो, आराम से बेच सकते हो। सर आपको ओवरहेड्स का रेट पता चल गया। तो देखिए 5 3 8, 8 और 5 कितना होता है बोलिए? 13। टोटल कॉस्ट 13 रुपया हुआ है। मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट कमाना है और मैं 15 रुपये में बेच दूंगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए, तो मैं बोला ओवरहेड्स का जो रेट था ये 5 रुपया, हमने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड कैलकुलेट किया। मतलब क्या? अगस्त महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। अभी मैंने नॉर्मल के ऊपर कैलकुलेट किया। अब दूसरा हो सकता है मैं एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करता रहूंगा। सर एवरेज मतलब क्या? मैं 6 महीने का एवरेज उठाऊंगा कि लगातार 6 महीने या पिछले 6 महीने में हमने ऑन एन एवरेज 1-1 लाख यूनिट बनाते हैं, ओके। कभी 80,000, कभी 1,20,000, कभी 90,000, कभी 1,10,000, ऐसा मिला के हम लोग का एवरेज जो आ रहा था वो 1 लाख आ रहा था। तो मैं फिर से 1 लाख से डिवाइड कर सकता हूँ एवरेज से, तो मेरे को 5 रुपये आ रहा है, तो मैं एवरेज भी ले सकता हूँ। हाँ, मैं ये भी देख सकता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैं ये कभी कभी ये भी कर सकता हूँ कि मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे जो पेन बनाने की है, मैं पूरा मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ एक महीने में? मैं 1 लाख बना सकता हूँ, इसलिए मैं 1 लाख भी ले सकता हूँ। समझ में? तो ये तीनों के हिसाब से आप अपना ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करते हो, जिसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड। क्या ये बात सबको समझा? तो 5 अगस्त को जो बंदा मेरे पास आएगा बच्चा लोग, तो बताइए मैं उसको कितने रुपए का पेन, मतलब 15 रुपये का एक मार्कर बेचूंगा। तो देखिए 1000 इंटू 15 मतलब 15,000 रुपये का मार्कर में बेच दूंगा उसको। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या यहाँ तक सबको समझा? बच्चा लोग देखिए एकदम डिटेल में लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली बच्चे पढ़ तो पूरा लेते हैं, बट बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ओवरहेड चैप्टर क्यों दिया है हमारे सिलेबस में, बच्चों को नहीं पता है। ये आपको पता होना चाहिए क्यों ये चैप्टर दिया हुआ है।
समझ में आया? तो बस अभी देखिए, जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना बच्चा लोग, कॉस्ट शीट, ओके, तो कॉस्ट शीट में ये जो ओवरहेड्स लिखते हो आप लोग यहाँ पे कॉस्ट शीट में, वो ओवरहेड्स यही चैप्टर से आता है। ये पूरा ओवरहेड्स आप कैलकुलेट करते हो, तब जाके ये ओवरहेड्स वहाँ पे कॉस्ट शीट में लिखते हो। समझ में आया क्या? तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई रहेंगी बच्चा लोग। अब हम बात करते हैं आगे। बहुत ज़रूरी है, एक लाइन बता रहा हूँ, देखिए, एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमें जो कॉस्ट असाइन करते हैं वो किस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, ओके, जिसको हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। ओके, तो आपका एब्जॉर्प्शन का मीनिंग भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एमसीक्यूज। देखिए, एब्जॉर्प्शन मीन्स चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब तो प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नहीं बाबा, नहीं, ओवरहेड्स के कॉस्ट को हम कॉस्ट सेंटर पे नहीं, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या? चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट। देखिए ना, यहाँ पे ही बोला ना, कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करते हैं ना, ओके, एब्जॉर्प्शन रेट को। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा बच्चा लोग? आपका आंसर होगा बी। सी नहीं होगा बच्चा लोग, सी में दोनों बोल दिया, कॉस्ट सेंटर भी बोल दिया और कॉस्ट ऑफ यूनिट, नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गया? सो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। नीड्स फॉर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, दिसंबर 2017 में आया था क्वेश्चन, ओके, 5 नंबर के लिए आया था, एकदम सिंपल था। देखिए, अब सबसे पहले प्री डिटरमाइंड रेट ओवरहेड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअल रेट जो था कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर ओवरहेड हैव बीन इनकर्ड, राइट। एक्चुअल रेट तो हम तभी निकाल पाएंगे, ओके, जब वो ओवरहेड इनकर्ड होगा। अब ओवरहेड इनकर्ड पूरा टोटल ओवरहेड्स कब आएगा सर? 31 अगस्त को आने वाला है, उससे पहले तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तब तक इंतजार करते बैठे क्या? पता चला वो 1000 पेन वाला मार्कर, 1000 पेन वाला जो कस्टमर था 5 अगस्त को आया था, वो तो चला जाएगा। उसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, भैया तू आज मत आ, 5 अगस्त है, तू 31 को आ, उस दिन मैं ओवरहेड्स का कैलकुलेट करूंगा, उसके हिसाब से फिर बताऊंगा कितना रेट होगा। चला जाएगा ना बच्चा लोग, उस दिन मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट। दूसरा, टू अवॉइड डिले इन कंप्यूटिंग कॉस्ट, राइट। अब अगर हम पहले से प्री डिटरमाइन कॉस्ट कैलकुलेट करके बैठेंगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा। अवॉइड नहीं होगा मतलब क्या? डिले नहीं होगा ना भैया, कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए पहले से डिसाइड है, कोई भी कस्टमर आएगा उसको दे देंगे। तीसरा, टू प्रिपेयर अ कोटेशन इन द टाइम एंड क्विकली, राइट। ओके, हम लोग ने प्रिपेयर करके बैठा है, कोटेशन भी निकाल के बैठ जाते हैं। कोई आएगा, कोई कस्टमर आता है तो वो बोलता है ना, भैया कोटेशन बताइए, इतना प्रोडक्ट लेंगे तो कितना रुपया आप हमसे लोगे। तो पहले से हमने क्या किया रहेगा, ओवरहेड्स के कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैलकुलेट करके प्री डिटरमाइन रेट में कैलकुलेट करके बैठे रहेंगे, और वो आएगा तो उसको कोटेशन भी दे देंगे टाइमली और क्विकली भी। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स रेट में भी फ्लक्चुएट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। हाँ, बात तो सच है भैया, एक्चुअल ओवरहेड जो रहेगा हर महीने का अलग अलग आता रहेगा। तो क्या हर महीने हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाते रहें? हाँ, नहीं कर सकते। हमने अभी देखा, एक्चुअल रेट पे अगर हम लोग लेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चा लोग, हर महीने हमें हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाए ना, एक कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट पे ही कैलकुलेट करें। इसीलिए बोला, बट इन द केस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट इट इज़ नॉट सो। हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट पे ही क्या करते हैं, ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं, ताकि क्या प्राइस बढ़े भी तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हर बार बढ़ाते रहेंगे, कम करते रहेंगे ना, तो कस्टमर भी नहीं लेंगे गुड्स। समझ में आया? लास्ट पॉइंट है, टू इंश्योर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, राइट। अब बताइए, हम लोग ने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट से क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। तो टोटल मेरे ख्याल से 5 पॉइंट था जो हमने देख लिया। बात समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? देखिए, सपोज 20 मिनट्स हो गए जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा, और आपको मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया बच्चा लोग। अब बात करते हैं, ये जो मेथड है ना एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के, उसके अलग अलग मेथड हैं। सर आप कितना सिखाओगे सर? सर अभी प्राइमरी में एक मेथड था, आपने सीखा, प्राइमरी एकदम सिंपल था, बट सेकेंडरी के अंदर गए तो वहाँ पे भी अलग अलग मेथड था। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके बाद आपका स्टेप लेडर मेथड जिसको आप स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर भी आपने दिखाया सर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब सर यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स को भी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। हाँ बच्चा लोग, अलग अलग मेथड है, और उसके लिए अलग अलग चीज़ें, कब कौन से टाइम में कौन सा मेथड अप्लाई करना वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया क्या बच्चा लोग? तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 3 मेथड कौन से। सबसे फर्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड क्या? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब प्रोडक्शन यूनिट मेथड ऑलरेडी मैंने अभी जो करके दिखाया था आपको, यूनिट वाला क्वेश्चन, ओके, वही होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। दूसरा है परसेंटेज मेथड। थर्ड है आर्ली रेट मेथड। क्या सबको दिखाई दे रहा है क्या? बोलो हाँ सर, सबको दिखाई दे रहा है क्या? पहले बोलो हाँ सर। कितने मेथड है बच्चा लोग? 3 मेथड, ओके। सबसे पहला मेथड क्या है बच्चा लोग? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नेक्स्ट वन परसेंटेज मेथड। थर्ड वन आर्ली रेट मेथड। ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, ये जो परसेंटेज प्रोडक्शन यूनिट मेथड है क्या है, देखिए यहाँ पे
ये कब यूज करते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चा लोग, आई होप सभी को दिखता रहेगा, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है जूम करके। बोल रहा है दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कंसर्न विच प्रोड्यूसेस ओनली वन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई बिजनेस एंटिटी एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाती हो, एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाती हो, तो वहां पे आप प्रोडक्शन यूनिट मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट भी आएंगे, तो वहां पे आप ओवरहेड्स ऐसे चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, आप यूनिट मेथड तभी अप्लाई कर सकते हो जब मैंने क्या बोला, आपकी जो ये बिजनेस फॉर्म है या फिर आपकी जो एंटिटी है वो एक ही यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। अगर पेन बना रही है तो सिर्फ पेन ही बनाती है वो, समझ में आया क्या? ऐसा नहीं, पेन भी बना रही है, टॉयज भी बना रही है, समझ में आया? ओके, लैपटॉप भी बना रही है। तो ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे आप ये ओवरहेड्स मतलब ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? ये मेथड आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चा लोग? ओके, अब देखिए नेक्स्ट मेथड बोल रहा है परसेंटेज मेथड जो है ना बच्चा लोग, इसके अंदर तीन मेथड है, इसके अंदर तीन टाइप है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। दिख रहा है? तीन मेथड है ना बच्चा लोग, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये मेथड कब यूज होता है? परसेंटेज बोल रहा है दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड तभी यूजफुल है व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी हाई। ओके, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हम तभी यूज कर सकते हैं ओके जब आपका बिजनेस के अंदर, आपके फर्म के अंदर, आपके प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कॉस्ट आपके मटेरियल का है एज कंपेयर टू लेबर एंड ओवरहेड्स। दिख रहा है? मटेरियल कॉस्ट इज वेरी हाई एंड दैट ऑफ लेबर कॉस्ट इज कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल। एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अलग अलग प्रोडक्ट बता देते हैं और बोलती है, और बताएंगे नहीं कि कौन से मेथड से करना है, बट आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन से। अगर आपके पास अलग अलग मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब आप ये मेथड यूज करोगे। ये बहुत जरूरी है चीज। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आप कब यूज करोगे? सर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हम तभी यूज करेंगे जब हमारे यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, तब हम लोग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे। और अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब भी हम लोग ये ओके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। दिखा? अब परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस जो है, ये मेथड हम कब यूज करेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज हायर और व्हेन देयर इज सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी दो लाइनें याद रखना बच्चा लोग। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस मेथड कब यूज करेंगे हम लोग? बोला है कि जब आपका डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट ज़्यादा हो, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट ज़्यादा हो, ओके, तब आपको ये मेथड यूज करना है। और आपके पास जो वर्कर हैं वो सेवरल क्लास के हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, स्किल्ड वर्कर हो सकते हैं, समझ में आया क्या? अनस्किल्ड वर्कर हो सकते हैं। जब आपके पास वर्कर अलग अलग टाइप के हैं ना, अलग अलग टाइप के वर्कर हैं और आपके डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट ज़्यादा है, तब आप ये मेथड अप्लाई करना। अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है तब आप ये मेथड। अगर आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हो तो ये मेथड। अगर आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? ये वाला। समझ में आया क्या? क्या तक समझा क्या बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर आपकी स्टडी मैट के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। समझ में आया? पूरा स्टडी मैट तो मैं करवा ही रहा हूँ। आपकी स्टडी मैट में जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर भी दिया रहेगा, बट आपको बताया नहीं रहेगा कौन से मेथड से, आपको खुद पता लगाना है। समझ में आया क्या? कौन सा मेथड लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, दिस मेथड कुड बी यूज्ड व्हेन द प्राइम कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट एज अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट। ओके, एंड द रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर आर स्टेबल। ओके, बोल रहा है ये जो मेथड है प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड आप तभी यूज करना जब मेजर प्रोपोर्शन आपके जो कॉस्ट का, मेजर प्रोपोर्शन मतलब क्या? टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सर
हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, आपका प्राइम कॉस्ट जो है बच्चा लोग, सपोज वो 1 लाख है और जो आपका ओवरहेड्स आ रहा है सब मिला के वो 40,000 आ रहा है और आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 1,40,000। तो बताइए आपका मेजर प्रोपोर्शन कितना है? प्राइम कॉस्ट 1 लाख रुपए है ना। ओके, तब आपको ये मेथड यूज करना है, समझ में? इसीलिए बोला है दिस मेथड कुड बी यूज व्हेन द प्राइम कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट एज अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट। ओके, आपके टोटल कॉस्ट में देखिए 1,40,000 में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है? प्राइम कॉस्ट का है, तब ये मेथड यूज करना। और आपके अगर मटेरियल का रेट और लेबर आर स्टेबल, लगातार 2 साल से 3 साल से मटेरियल का भी वही रेट है और लेबर का भी वही रेट है, तब आप ये मेथड यूज करो। क्या आपको मैंने टोटल 4 बता दिए? पहला प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब क्या, आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाते हो, समझ में आया? दूसरा मेथड हमने परसेंटेज मेथड देखा, इसके अंदर 3 है, 3 टाइप है। पहला परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, आप बच्चा लोग यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होगा, मतलब मटेरियल कॉस्ट का सबसे हाई रहेगा, मतलब मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ओके, दूसरा आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, अब उसके बाद हमने सेकंड देखा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस में हमने क्या देखा कि जहाँ पे डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और आपके पास डिफरेंट वर्कर आपके पास रहेंगे, क्लास ऑफ वर्कर रहेंगे। ओके, याद रहेगा, तब आप डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस यूज़ करोगे। नेक्स्ट था परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हम तब यूज़ करेंगे जब आपकी टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी प्राइम कॉस्ट की रहेगी और आपके पास बच्चा लोग मटेरियल और लेबर कैसे रहेंगे? स्टेबल रहेंगे, इनका रेट चेंज नहीं होगा। ओके, बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल टाइप जो है अर्ली रेट मेथड। ध्यान देना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली बच्चा लोग, ये लेबर आर रेट और मशीन आर रेट पे ही आता है, ये याद रखना बच्चा लोग। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसके ऊपर आता है और इसके ऊपर आता है, ये याद रहेगा बच्चा लोग, बोलो हाँ। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए अर्ली रेट मेथड बोल रहा है, नेक्स्ट है उसमें 2 पार्ट है, एक है डायरेक्ट लेबर आर रेट और दूसरा है मशीन आर रेट। चलिए देखिए, बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आर रेट कब यूज करेंगे हम लोग? दिस इज द एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव और वर्कर आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क एंड अर्ली रेट इज सेम। ओके, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड जो है, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड जो है आप तभी यूज करना जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम लेबर के द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये याद रहेगा। सबसे ज़्यादा वर्क किसके द्वारा किया जाता है? लेबर के द्वारा किया जाता है। ओके, लेबर इंटेंसिव है, ये याद रखना। और वर्कर जो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे सब मिलके एक ही टास्क, सेम टास्क करते हैं। अगर मैंने पेन बोला तो सब मिलके वहाँ पे पेन ही बनाएंगे, समझ में आया? एंड उनका जो अर्ली रेट होगा, रेट भी क्या होगा, 1 घंटे का जो रेट होगा वो भी सबका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, तब आप ये मेथड यूज़ करेंगे। समझ में आया? अब मैंने क्या बोला, डायरेक्ट लेबर रेट मेथड कभी यूज़ करना है बच्चा लोग आपको? जब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर इंटेंसिव रहेंगे। ओके, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? लेबर इंटेंसिव के। लेबर सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं, मशीन ज़्यादा काम नहीं करती है, मशीन के द्वारा, लेबर के द्वारा ज़्यादा काम कराया जाता है। नेक्स्ट है मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, दिस इज द एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्शन इज मशीन इंटेंसिव। ओके, अब मशीन आर रेट आप ये मेथड तभी अप्लाई करना जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर के द्वारा कम काम कराया जा रहा है, मोस्टली काम आपका मशीन के द्वारा कराया जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये मेथड यूज होगा। इट इज़ द कंसिडर एज अ साइंटिफिक मेथड, और इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक साइंटिफिक मेथड है ये। क्या गाइज, हम लोग ने एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड पढ़ लिए क्या? टोटल कितने मेथड है सर? 3 मेथड थे। सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड, थर्ड अर्ली रेट मेथड। ध्यान देना, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही टाइप के गुड्स या फिर एक ही टाइप के प्रोडक्ट, ओके, बनाती है। नेक्स्ट हमने परसेंटेज मेथड के अंदर 3 पार्ट देखे। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारी मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम कब यूज़ करते हैं? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे
डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरा हमारे पास सेवरल टाइप के सेवरल टाइप के लेबर होते हैं, राइट, अलग अलग वर्कर होते हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट हम ये मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी ओवरहेड्स मतलब क्या टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होगा, प्राइम कॉस्ट का होगा, और यहाँ पे बोला है लेबर और मटेरियल का रेट क्या होता है, स्टेबल होता है। उसके बाद हमने थर्ड टाइप देखा आर्ली रेट मेथड, जिसमें दो है, डायरेक्ट लेबर आर रेट और मशीन आर रेट, ये याद रहेगा सबको। डायरेक्ट लेबर आर रेट हम तब अप्लाई करते हैं, ओके, ऑलरेडी यहाँ पे नाम भी लिखा है डायरेक्ट लेबर आर रेट, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली काम जो किया जाता है वो लेबर के द्वारा कराया जाता है, ओके, ये याद रहेगा। और यहाँ पे जितने भी लेबर होते हैं सबको सेम टास्क दिया जाता है, ओके, और सेम आर्ली रेट रहता है सबका। नेक्स्ट मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड हम उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे मोस्टली काम जो होता है मशीनों के द्वारा कराया जाता है, ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक मेथड। क्या याद हो गया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? ऑलमोस्ट 35-36 मिनट हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट किया। देखिए बहुत डिटेल में जा रहा हूँ बच्चा लोग, ओके, ऊपर से तो जाने दूंगा नहीं किसी को, एकदम डिटेल में ही सिखाऊंगा, समझ में आया? ओके, बात करते हैं अब ये जो होगा इन मेथड के ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो आई होप सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रोडक्शन यूनिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे, ओके, उसके बाद अलग अलग मेथड के क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।